हेलो काव्या, कैसी हो? हेलो नमिता। अरे बताओ नमिता, तुम कैसी हो? इतने दिनों बाद मुझे याद किया। तुमने तो मुझे कभी याद ही नहीं किया। कैसी सहेली हो तुम? सहेली के नाम पर तुम धब्बा हो धब्बा। मजाकिया लहजे में काव्या ने अपनी सहेली नमिता को कहा। अच्छा, यही आरोप मैं तुम पर भी तो लगा सकती हूँ। तुमने कौन सा मुझे कभी याद कर लिया काव्या? फ़ोन तो तुम्हारे पास भी है, मेरा नंबर भी तुम्हारे पास है। तब किस चीज़ ने तुम्हें रोका था? अरे क्या बताऊँ, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, जिसमें से तुम्हारा नंबर हट गया। पता है, बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारा नंबर मुझे कहीं मिला ही नहीं। अरे बुद्धू, बैकअप नाम की भी कोई चीज़ होती है। अरे अरे, मैं तो भूल ही गई, तुम यह सब बातें कहाँ जानती हो। अच्छा बताओ, तुम आज भी वैसी ही हो या कुछ बदली भी हो? हाँ हाँ नमिता, तुम भी ताने मार लो मुझ पर। मैं चीज़ नहीं सीख पाती जल्दी से, इसीलिए मैं आज पीछे हूँ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि... अरे बस बस काव्या, तुम तो बुरा ही मान गई हो। अच्छा मेरा नंबर सेव कर लो। अच्छा काव्या, एक बात समझ में नहीं आया। तुम तो हमारी कॉलेज में साथ पढ़ने वाली नीलम के कांटेक्ट में हमेशा से हो। वह तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है और तुम्हारी रिश्ते में दूर की भाभी भी लगती है। उससे क्यों नहीं मांग लिया मेरा नंबर? अरे नमिता, क्या बताऊँ नीलम के बारे में। बेचारी नीलम बहुत परेशान है अपने पारिवारिक समस्याओं को लेकर। मतलब मैं समझी नहीं। अरे बेचारी नीलम की किस्मत तो फूटी थी, जो हमारे खानदान के उस परिवार की बहू बनी, जहाँ तो उसकी कोई कद्र ही नहीं है। पता है, अपने पति से बहुत परेशान है। खानदान की ही बातें हैं, इसलिए मैं सब कुछ जानती हूँ। मेरा अब उससे बातचीत बंद है। एक ही खानदान के होने के नाते मुझे उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। अच्छा नमिता, यह सब छोड़ो। अब इतने दिनों बाद तुमसे बात हुई है, अब तुमसे मिलकर ही रहूँगी। बताओ, कहाँ की प्लानिंग करें? हाँ सही कहा, बातचीत के चक्कर में तो मैं कुछ भी कहना भूल ही गई। तुमसे मिलना चाहती हूँ। एक तुम ही तो हो जिससे मैं अपना दर्द बांट सकती हूँ। कल तुम मुझे हीरा गार्डन में मिलो। कल तुम मुझे हीरा गार्डन में मिलो। अगले दिन तय समय पर दोनों सहेलियां हीरा गार्डन में पहुंच गई। अरे नमिता, तुम्हारी चेहरे को क्या हो गया है? तुम कितनी कमज़ोर लग रही हो। कोई टेंशन की बात है क्या? बताओ। प्रशांत अच्छा पति तो है ना? मेरा मतलब है कि वह तुम्हें प्यार तो करता है ना? नहीं काव्या, जैसा मैंने सोच रखा था, प्रशांत वैसे बिल्कुल भी नहीं है। उनका व्यवहार मेरे प्रति बहुत कठोर है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उन्हें कैसे बदलूं। जब से शादी हुई है, वह तो मेरे प्रति एकदम बदल गए हैं। इसीलिए इसीलिए तुमसे मिलकर कुछ सलाह लेना चाहती हूँ, ताकि अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला सकूँ। ओके, अब मुझे समझ आ गया कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। अच्छा बता, तेरी सास नंद वह सब कैसी हैं? बिल्कुल बेकार है सबकी सब। इन लोग के साथ रहते तो मैं चैन की ज़िंदगी कभी गुजार नहीं सकूंगी। कहते कहते नमिता सिसक पड़ी। अरे, तू इतनी परेशान रही और मुझे खबर तक नहीं की। शादी के बाद तेरी ज़िंदगी इतनी बदल जाएगी, इसकी तो मुझे आशा ही नहीं थी। जिंदगी भर दोस्ती निभाने का वादा इसी मुंह से किया करती थी। काव्या ने कहा। मैं तो तेरे पास नहीं आई क्योंकि मैं समझ रही थी कि तू अपने ससुराल जाकर मुझे भूल ही गई होगी। पर तू चिंता मत कर, मुझे पूरी बात तो बता। मैं अभी कोई ना कोई हल निकालने का प्रयास करूंगी, उसी तरह जैसे मैंने तुझे और प्रशांत को मिलाने का रास्ता निकाल लिया था। अपनी इस प्यारी सहेली को पाकर नमिता ने अपनी आप बीती बताकर मन का सारा बोझ हल्का कर लिया। सविता के पति 10 वर्ष पहले लकवा के शिकार होकर बिस्तर से लग गए थे। इन 10 वर्षों में उसने बड़े दुख झेले थे। उसके पति सरकारी नौकरी में थे, अतः उन्हें थोड़ी सी पेंशन मिलती थी। सविता ने किसी तरह स्कूल में शिक्षिका बनकर बच्चों के खाने पीने और पढ़ने लिखने का खर्च जुटाया था। 2 जोड़ी कपड़ों से अधिक कपड़े कभी किसी के लिए नहीं जुट पाए थे। उस पर इकलौते बेटे प्रशांत को सविता बड़ा इंसान बनाना चाहती थी। गांव की थोड़ी सी जमीन थी, वह भी उन्हें अपनी चाह के लिए बेच देनी पड़ी। एक एक दिन करके उन्होंने प्रशांत के पढ़ लिख कर कुछ बन जाने का इंतज़ार किया था,
बड़ी प्रतीक्षा के बाद वह सुखद समय आया जब प्रशांत सरकारी नौकरी में आ गया। प्रशांत की नौकरी में आते ही उसके लिए रिश्तों की भीड़ लग गई। उस भीड़ में ना भटक कर उन्होंने अपने बेटे के लिए बेटे की ही पसंद की एक संपन्न घर की प्यारी सी बहू ढूंढ ली। नमिता बहू बन के उनके घर आई तो बरसों बाद घर में पहली बार खुशियों की एक बाढ़ सी आ गई। सविता ने बहू को बड़े लाड प्यार से अपने सीने से लगा लिया। छुट्टी खत्म होने पर प्रशांत ने नमिता से कहा, नमिता, माँ ने बहुत दुख झेले हैं, तुम थोड़े दिन उनके पास रहकर उनका मन भर दो। मैं हर हफ्ते आता रहूँगा। घर मिलते ही तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा। प्रशांत की बहनें दिन भर नमिता को घेरे रहती। वे उसे घर का कोई भी काम न करने देती। नमिता उनकी प्यारी भाभी जो थी। नमिता को प्यास भी लगती तो उसकी कोई ना कोई ननंद उसके लिए पानी लेने दौड़ पड़ती। सविता के तो कलेजे का टुकड़ा थी नमिता। उसके आने से पूरा घर खुशी से जगमगा उठा। सविता उसे प्यार से बिटिया कहने लगी। नमिता के सिर में दर्द भी होता तो वे तुरंत बाम लेकर दौड़ पड़ती। धीरे धीरे प्रशांत के विवाह को 2 महीने बीत गए थे। इस बार जब प्रशांत घर आया तो नमिता ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, अब मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। बस अगले महीने ही तो घर मिल जाएगा, मैंने तुम्हें बताया तो था, फिर तुम्हें यहाँ कौन छोड़ जाएगा। तो तब तक हम लोग अपने पिताजी के घर रह लेंगे। माँ और पिताजी कितने खुश होंगे, कितना बड़ा घर है। नहीं नमिता, मैं घर जमाई बनकर नहीं रह सकता, यह मुझसे नहीं होगा। यह मैंने तुमसे पहले भी कह दिया था कि मुझसे कभी इस तरह की जिद ना करना। मैं कुछ नहीं जानती, मैं गेस्ट हाउस में भी तुम्हारे साथ रहूँगी। नमिता, जिद नहीं करते, वहाँ सभी अकेले रहते हैं, तुम्हारा वहाँ साथ चलना ठीक नहीं है। बस थोड़े ही दिनों की तो बात है, क्या माँ और बहनें तुम्हें प्यार नहीं करती। बस मैं यूँ गया और यूँ आया। प्रशांत की गाड़ी का समय हो रहा था, वह नमिता से विदा लेकर चला गया। प्रशांत 4 बहनों का अकेला भाई था। आज छोटी का जन्मदिन था। प्रशांत को गए 4 दिन हो गए थे। सविता चौका समेटकर बिस्तर पर जो लेटी तो लेटते ही उन्हें नींद आ गई, लेकिन अभी उनकी आंख लगी ही थी कि किसी के करहाने की आवाज़ से उनकी नींद टूट गई। वे घबराकर उठ बैठी, तुरंत कमरे में पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि उनकी प्यारी बहू नमिता कराह रही है। उन्होंने तुरंत कमरे की बत्ती जलाई तो देखा नमिता बेहोश सी बिस्तर पर पड़ी है। उन्होंने बहू को बहुत हिलाया पर उसने आंखें ना खोली। इसके बाद जो दृश्य उन्होंने देखा तो उनके तो पैरों के नीचे से जमीन ही सरक गई। बहू के बगल में बिस्तर पर एक खाली शीशी पड़ी हुई थी और उस पर लिखा था जहर। देखते ही सविता के मुंह से चीख निकल गई। उन्होंने तुरंत बेटी को जगाया और स्वयं लगभग दौड़ती हुई जाकर अपने पड़ोसी को बुला लाई। पड़ोसी की सहायता से वे बहू को अस्पताल ले गई, जहां आकस्मिक चिकित्सा कक्ष में उसका इलाज शुरू हो गया। इधर प्रशांत को बुलाने के लिए भी सूचना भेज दी गई। कुछ घंटों में ही प्रशांत आ पहुंचा। सविता सोच सोच कर परेशान थी कि आखिर बहू ने जहर क्यों खा लिया। प्रशांत भी सोच में पड़ गया कि नमिता ने जहर क्यों खाया। क्या माँ या बहनों ने कुछ कहा? लेकिन यह सब लोग तो उसे बहुत प्यार करते हैं। नमिता को कुछ हो गया तो क्या उन पर दहेज का मामला नहीं चल जाएगा? आजकल आए दिन इस तरह के किस्से होते ही रहते हैं। कई प्रश्न सविता और उनके बेटे के दिलो दिमाग को मथने लगे। डॉक्टरों के उपचार के समय ही नमिता ने चिल्लाना शुरू कर दिया, मैंने जहर नहीं खाया, मैंने जहर नहीं खाया। पर डॉक्टरों ने उसकी एक ना सुनी। नमिता के पेट का सारा पानी निकाल दिया गया। पेट से निकलते हुए पानी का परीक्षण करने पर पता चला कि उसके पेट में जहर की एक बूंद भी नहीं है। सविता ने बहू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, आखिर यह सब क्यों किया? मेरी तो जान ही निकल गई थी। नमिता, तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। पूरे मोहल्ले में, मेरे दफ्तर में हमारी कितनी बदनामी हुई है। हम किसी से निगाह मिलाने लायक नहीं रहे। आए दिन दहेज के किस्से होते हैं। डॉक्टर परीक्षण में तनिक भी कमी रह जाती तो
हम सब तो जेल में पहुंच गए होते। हमारी कौन सुनता। तुमने तो हम सबको जेल भेजने के लिए कोई कसर नहीं रखी। अभी भी कितने लोगों को विश्वास आएगा कि तुमने जहर नहीं खाया था। प्रशांत के हृदय को नमिता के इस नाटक से बहुत बड़ी ठेस लगी। उसका हृदय चूर चूर हो गया। सविता ने बेटे को समझाने का बहुत प्रयास किया, पर प्रशांत किसी तरह न माना। सविता ने कहा, बेटे तुम बहू को अपने साथ ही ले जाओ। उन्होंने सोचा बेटा और बहू साथ रहेंगे तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। उनका सोचना गलत था। प्रशांत नमिता के इस घिनौने नाटक को भूल ना सका। इस अचानक हुए हादसे की सूचना नमिता के पिता आलोकनाथ को भी दी जा चुकी थी। उसकी माँ तो बेटी के जहर खाने की समाचार सुनते ही बेहोश हो गई। पिता कहने लगे, मैं हमेशा समझाता था कि ये छोटे घर के लोग रुपए पैसे के बड़े लालची होते हैं। अरे जब पूछा तो कहने लगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए। अब अपनी फूल सी बेटी को जहर खा लेने पर मजबूर कर दिया। वह भी तो उस लड़के की दीवानी बनी हुई थी। आखिर उस लड़के में ऐसी क्या खास बात है। माँ ने आंसू बहाते हुए कहा, अरे यह सब उस प्रशांत की चालाकी है जो उसने नमिता को अपने जाल में फंसा लिया। मैं भी एक जज हूँ, छोड़ूंगा नहीं उस नालायक को। उसे हथकड़ियाँ ना लगवाई तो मेरा भी नाम आलोकनाथ नहीं। जब आलोकनाथ पत्नी के साथ नमिता की ससुराल पहुँचे तो गुस्से में भरकर प्रशांत ने साफ कह दिया, आप अपनी बेटी को अपने साथ ले जाइए। हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहे। हाँ हाँ, बेटी को तो हम साथ ले ही जाएंगे, पर तुम्हें भी जेल की हवा खिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। शुक्र है मेरी बेटी सही सलामत है। नमिता ने भारी मन से अपनी प्रिय सहेली को पूरी कहानी बताते हुए कहा, काव्या, इस हादसे के बाद मैं पिताजी के साथ ससुराल से यहाँ चली आई। उसके बाद प्रशांत से तुम्हारी भेंट हुई या नहीं? नहीं काव्या, इस घटना के एक सप्ताह बाद प्रशांत मेरे घर आए थे। पिताजी उन्हें बाहर बैठक में ही मिल गए। उन्होंने वहीं खूब उल्टी सीधी सुनाकर प्रशांत को अपमानित किया। कह दिया कि अब तुम नमिता से कभी नहीं मिल सकते। अब तो तुम्हारे पास तलाक के कागज ही पहुँचेंगे। तब प्रशांत ने मेरे पिताजी से कहा कि आप मुझसे बात नहीं करना चाहते तो ना करें, पर मुझे नमिता से तो एक बार बात कर लेने का अवसर दें। पर पिताजी ने कहा कि मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। अब तो तुम नमिता से कचहरी में ही मिलोगे। इसके बाद वे भारी मन से चले गए। बाद में एक दिन उनका टेलीफोन भी आया था तो माँ ने कह दिया कि आगे से टेलीफोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सब तो तेरे माता पिता ने किया, पर तूने इस बीच क्या किया यह तो तूने बताया ही नहीं। काव्या, मैं क्या करती? मेरी तो कुछ समझ में आया ही नहीं कि कैसे यह सब कुछ हो गया। मैं तो बस एक मूक दर्शक ही बनी रही। इसका मतलब यह है कि तुमने प्रशांत की ओर हाथ बढ़ाने का कोई प्रयास ही नहीं किया, जबकि प्रशांत ने 2 बार तुमसे मिलने का प्रयास किया। मैं क्या करती? पिताजी ने तो सारे रास्ते ही बंद कर दिए। उन्होंने निर्णय सुना दिया कि प्रशांत से मिलने या बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उन्होंने निर्णय कर लिया, पर क्या तूने भी उनका निर्णय मान लिया? तेरी सूरत से तो ऐसा नहीं लगता, काव्या ने सोचते हुए कहा। मैं क्या करूं? मेरे माता पिता हर समय उठते बैठते यही कहते रहते हैं कि अपने मन से विवाह करने का परिणाम देख लिया। कितनी बेरहमी से उसने तुझे अपने घर से निकाल दिया। समाज में हमारी कितनी बदनामी हुई है। पहले तो तूने अपने से इतने नीचे खानदान में शादी की और फिर उसके बाद यह बेइज्जती। 2 कौड़ी की उस लड़की की हिम्मत तो देखो। हम बड़ी धूमधाम से तेरी दूसरी शादी करेंगे। अभी तेरी उम्र ही कितनी है? माता पिता ने कह दिया और तूने सब कुछ जो का त्यों स्वीकार कर लिया। इसी दम पर पूरे परिवार का विरोध मोल लेकर प्रशांत का हाथ थामा था। क्या अब तुझे प्रशांत सचमुच पसंद नहीं? मैं अपने वादे से कहाँ मुकरी? मैंने कब कहा कि वे मुझे पसंद नहीं, या मैंने कभी कोई गलत चुनाव किया था? पर पिताजी की भावनाओं का क्या करूं? उन्हें मेरी ही चिंता रहती है। दिन रात वे मेरे ही बारे में सोचते रहते हैं। वे मेरे लिए बहुत परेशान हैं। अच्छा, जब उनके विरोध के बावजूद तूने प्रशांत का हाथ थामा था, तब उनकी भावनाओं का ख्याल कहाँ चला गया था?
फिर यह भी सोचा है कि तू ही तो उन्हें परेशान कर रही है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरा तो दम घुट जा रहा है। तू ही कुछ बता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं ही सबकी परेशानी का कारण हूँ। पहले तो यह समझ ले कि इस सारे झगड़े में गलती की पूरी जिम्मेदारी तेरी ही है। काव्या ने समझाने के लहजे में कहा। हाँ, मैं यह मानने को तैयार हूँ, पर प्रशांत की भी तो गलती है कि उसने मुझे क्षमा मांगने का मौका ही नहीं दिया। उसने मुझे कितना अपमानित किया। वाह, गलती तुम करो और दूसरा अपने मन का तनिक सा रोष भी ना निकाल सके। तो फिर मैं क्या करूँ, बताओ ना। अच्छा एक बात बता, कि प्रशांत में कोई कमी है जो दूसरी शादी करके तुझे उससे अच्छा पति मिल जाएगा? क्या गारंटी है कि आगे किसी छोटे से झगड़े पर तो फिर तलाक नहीं ले लेगी, या जिस व्यक्ति से तेरी दूसरी शादी होगी वह अच्छा ही होगा? इसकी भी क्या गारंटी है? काव्या ने तनिक गुस्से से पूछा। दूसरी शादी की बात मत कहो काव्या। मैं तो प्रशांत के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। शायद उससे अच्छा व्यक्ति इस संसार में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। फिर किस बात का इंतज़ार है? क्या तुम समझती हो कि प्रशांत एक होनहार युवक तुम्हारी प्रतीक्षा में जिंदगी भर अकेला बैठा रहेगा? क्या उसके घरवाले उसके भविष्य के प्रति उदासीन बैठे होंगे? प्रशांत अपने घर का इकलौता होनहार चिराग है। यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब बता कि मैं क्या करूं? तो तू तुरंत प्रशांत से मिलकर अपने मन की दूरियां मिटा ले, उससे माफ़ी मांग ले। आखिर गलती की पहल तो तूने ही की थी ना। लेकिन पिताजी, क्या पिताजी पिताजी की रट लगा रखी है? क्या तू दूध पीती कोई बच्ची है? पिता क्या हमेशा ही तेरी ज़िंदगी के छोटे छोटे मसले हल करते रहेंगे? उन्हें अपने मुकदमे के फैसले ही करने थे। अपना फैसला तो खुद कर। अगर प्रशांत ने मुझे क्षमा न किया तो, मुझसे मिलने से ही इनकार कर दिया तो? नमिता ने बेचारगी से कहा। प्रशांत जैसा सुलझा हुआ व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुझे तुझे उसने क्षमा ना कर दिया होता तो वह तेरे घर क्या करने आता? क्या तू इतना भी नहीं समझ सकती? सच काव्या, तूने तो मेरी आंखें ही खोल दी। मेरी तो सारी दुविधा दूर कर दी। मैं अभी प्रशांत के पास जाऊंगी। इस समय वह ऑफिस में ही होगा। मैं अभी उसे फ़ोन मिलाती हूँ। बिना तनिक भी देर किए हुए नमिता काव्या के साथ तुरंत पास के टेलीफोन बूथ पर बात करने चली गई। उसने ऑफिस का नंबर मिलाया तो पता चला कि प्रशांत किसी आवश्यक कार्य से अचानक आज दोपहर के बाद छुट्टी लेकर अपने घर के लिए चला गया है। पूछने पर पता चला कि शायद सगाई की तारीख तय हो रही है। नमिता का मन हजार शंकाओं से घिर आया। उसने समय देखा तो ध्यान आया कि प्रशांत की गाड़ी छूटने में अभी आधे घंटे का समय बाकी है। अब उसे प्रशांत के बिछोह का एक एक क्षण एक युग जैसा लग रहा था। उसने कहा, काव्या, मैं अभी इसी समय स्टेशन जा रही हूँ, तू भी मेरे साथ चली चल। नहीं जी, अब मैं मियाँ बीवी के बीच नहीं आने वाली। कल मिलूंगी तो हाल बताना। नमिता का हृदय तेजी से धड़क रहा था। सोचने लगी कि ट्रेन में मैं उन्हें नहीं ढूंढ पाई तो, ट्रेन छूट गई तो क्या करूंगी? उन्होंने देखकर मुंह फेर लिया तो क्या होगा? हजार शंकाओं से घिरी नमिता ट्रेन के हर डिब्बे के बाहर निगाहें दौड़ाकर प्रशांत को ढूंढ रही थी। तभी ट्रेन जाने को हुई। उसकी धड़कनें और भी तेज हो उठी। पाँव एक एक मन के भारी हो गए। सोचने लगी, आज तो उसे कैसे भी हो प्रशांत से मिलना ही है। ना मिला तो क्या होगा? उसका तो दम ही निकल जाएगा। वह और भी तेजी से इधर उधर देख रही थी। हर क्षण दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। तभी उसका पैर स्टेशन पर रखे किसी सामान से टकराया और वह औंधे मुंह गिरने को हो आई। लेकिन किन्हीं मजबूत बाहों ने उसे गिरने से संभाल लिया और एक चीर परिचित आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी। किसे ढूंढ रही हो नमिता? बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूँ। अपने डब्बे की ओर बढ़ते हुए प्रशांत ने कहा। मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। घबराहट में धड़कते हृदय से नमिता बस इतना ही बोल सकी। अब तो बहुत देर हो चुकी है, मेरी गाड़ी छूट रही है। नमिता के पैरों के नीचे से तो मानो जमीन ही सरक गई। उसने फिर कहा, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। 4 दिन बाद लौटूंगा, तब यदि तुमने मौका दिया तो ज़रूर बात करूंगा।
इतने दिन तो बहुत होते हैं, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? मुझे अभी बातें करनी हैं। तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? तुम्हारा सामान कहाँ है? और तुम्हारे पिता? बस अब कुछ ना कहें, मुझे अपने साथ लेते चले। आपके साथ मुझे सब कुछ मिल जाएगा। ट्रेन धीरे धीरे सरकने लगी थी। प्रशांत ने तेजी से हाथ बढ़ाकर नमिता को अपने डिब्बे में चढ़ा लिया। नमिता उसके सीने से लगकर सिसक पड़ी। वह यह भी भूल गई कि सब उसकी ओर देख रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। हम सब का दिन आनंदमय गुजरे, इसी आशा के साथ मिलते हैं कल एक नई कहानी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।